तो हम लोग सीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम की जर्नी कर रहे थे। हमने 3 वीडियो देख चुके हैं, बॉडी पार्ट, उसके सोल को समझ लिया है। आज बात करते हैं कि सच्चाई क्या है और मिथ क्या है। जब भी आप इलाहाबाद में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के दौरान निकलते होगे, पटना में निकलते होगे या कहीं भी अपने गांव में भी निकलते होगे, हर आदमी कुछ ना कुछ बातें करता रहता है। और भारत में बिना मांगे सलाह देना तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है। जैसे ऑक्सीजन हर जगह है, वैसे ही बिना मांगे सलाह है। हर आदमी सलाहकार है। इधर पता चला खुद मिट्टी के घर में भी रह रहा होगा और स्कूटर में चल रहा होगा, लेकिन सलाह ट्रक वाले को दे रहा होगा कि थोड़ी ऐसे चलाओ, घर ऐसे बनवाओ। तो हमारे डीएनए में ही है सलाह देना। तो कई बार हमें यूपीएससी के मामले में भी बहुत तरह के लोग सलाह दे देते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में कि ये कर लो, वो कर लो, मैं ये जानता हूं, वो देखा। तो वास्तव में क्या सच्चाई है और क्या मिथ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला मिथ कि सिविल सर्विस एग्जाम केवल टॉपर्स का एग्जाम है। ओनली टॉपर्स कैन क्रैक द सिविल सर्विस एग्जाम, है ना, क्योंकि कहा जाता है दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है, तो टॉपर ही निकाल पाएंगे। है कि नहीं ऐसा? अब आप बताओ। मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मिथ ज्यादा है, क्योंकि सीधी सी बात बताऊं कि आपको कई सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें जो हाई स्कूल में फेल हो चुका है उसने भी ये एग्जाम निकाला है, जो इंटर में सेकंड डिवीजन है उसने भी एग्जाम निकाला है। आपने कई सारी मूवी देखी होंगी, इसमें कई सारे आप घटना आप गूगल में सर्च करिए। जो इस समय जैसे वर्तमान में भरूच की जो डीएम है, इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनकी मार्कशीट वायरल है गूगल में इस मामले में, क्योंकि इंटर में शायद उनके 40 या 45% है और वो आज डीएम है भरूच में। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। क्योंकि ऑनलाइन है, सबका नाम लेना किसी तरह का उनकी मर्जी के बिना उचित नहीं है, मैं नहीं चाहता यूज करना, लेकिन आप सर्च कर सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने एग्जाम भी निकाला है जो हाई स्कूल इंटर में बहुत खराब कंडीशन में थे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। फिर दूसरी बात और देखें, यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा ओनली फॉर टॉपर्स। अगर यूपीएससी को टॉपर्स चाहिए होता तो लिख देता ना कि 80% से नीचे वाले फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन उसने तो कहीं मेंशन नहीं किया। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि उसने केवल ग्रेजुएशन कहा है। तो मतलब ये एग्जाम सबके लिए है। और वास्तव में सही बताऊं, जो मुझे एक प्रैक्टिकल बात लगती है, जो शुरू से टॉपर्स रहते हैं ना हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, वो इतना पढ़ चुके होते हैं कि वो थक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी लग जाती है। लेकिन जो पढ़ते नहीं है लेकिन बाद में जिनको पढ़ाई का चस्का चढ़ता है, वो इतना पढ़ते हैं फिर कि वो एग्जाम निकाल ले जाते हैं। और ये मैंने व्यवहारिक देखा है। मैंने अपने 6-7 साल में देखा कि जो शुरू के बहुत टॉपर्स होते हैं ना, वो अंत में थक जाते हैं, क्योंकि एक एनर्जी होती है, एक शौक होता है। आप किस भाई, पढ़ना भी तो एक काम है। आप कितना समय तक कोई काम करते हो, बोर हो जाते हो ना। नए नए काम में मजा आती है ना। हाई स्कूल इंटर में आपने एनर्जी लगा दी पढ़ाई की, मार्कशीट आ गई, घर रखी है। लेकिन जिन्होंने बीए और बीएससी में पढ़ना चालू किया है, वो सिलेक्शन की चांस बहुत ज्यादा रखते हैं। तो ये एग्जाम किसका है? मेहनत करने वालों का, सही दिशा में, ना कि टॉपर्स का और ना कि कोई फेल का। याद रखना, ये एग्जाम में कहीं भी टॉपर्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया। इस एग्जाम में हमेशा खरगोश की जगह कछुआ जीतता है। इस एग्जाम में वो लोग जीतते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी है। वो लोग नहीं जीतते जिनके बहुत तेज दिमाग है। तेज दिमाग होगा तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास तेज दिमाग है, टॉपर्स हो आप अपनी जगह के, लेकिन आप लगातार पढ़ नहीं सकते 3 साल, तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा। ये एग्जाम पूरी तरह से जिनकी पर्सनालिटी कछुए की तरह है, धीरे धीरे मेहनत करते रहना लगातार, ये एग्जाम उनका है।
इस एग्जाम के लिए केवल दो चीजें चाहिए, सही डायरेक्शन और उस डायरेक्शन में लगातार मेहनत, बस। बहुत लोग 2 साल पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और आप भी जानते हो एग्जाम के टाइम कई लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, पहले खूब पढ़ेंगे तो वो बाहर हो गए क्योंकि वो खरगोश बन रहे हैं। कई लोग पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हमने सब कर लिया है, आराम कर लो, वो फेल हो जाते हैं। लेकिन सही डायरेक्शन और लगातार मेहनत इस एग्जाम की रियलिटी है, इसको कोई भी अच्छे से समझ लेगा तो एग्जाम निकाल लेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? कहा जाता है कि जो आईएएस है ना, उसको दुनिया में सब कुछ पता है जो सूर्य की रोशनी में आता है, मतलब वो पूरी दुनिया के बारे में सब जानता है। आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की, गांव जाओ, पापा ने कुछ पूछा, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, बताओ, नहीं बता पाए, यही तैयारी कर रहे हो आईएएस की। मैथ का फॉर्मूला बताओ, नहीं, यही तैयारी कर रहे हो। मतलब उन्हें लगता है कि आईएएस मतलब सब कुछ। अरे भाई, अगर आईएएस को सब आता होता तो सरकार आईएएस को बस नियुक्त कर देती, बाकी सबको हटा देती। आईएएस को सब आता नहीं है, आईएएस को काम करवाना आता है सबसे, इसीलिए उसके सारे डिपार्टमेंट उसके नीचे आते हैं। उसको पता नहीं है सब कुछ, लेकिन उसको यह पता है कि सही कैसे कराना है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे सामने एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक टीचर है, मैं अधिकारी हूं। तीनों से मैंने मीटिंग की कि क्या चल रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट में। मुझे कोई भी जानकारी टेक्निकल नहीं है, ना डॉक्टर के बारे में, ना टीचर के बारे में, ना इंजीनियर के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो घबरा के बोल रहा है पक्का झूठ बोल रहा है, और उसको एक बार डांटूंगा तो और घबरा जाएगा और सब सच बता देगा। तो ये होता है अधिकारी। समझ में? वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर तीनों को क्या कर देगा? राइट कर देगा कि गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको सामान्य जानकारी है कि इंसान झूठ बोलते समय घबरा जाता है। समझ में आई बात? जैसे मान लो एक आईएएस अधिकारी है, उसे महाकुंभ का सर्वे करना है या महाकुंभ के बारे में तैयारियों की बात करनी है, उसने सारी मीटिंग की, वो समझ जाएगा, सारे बैठे होंगे, सब रिपोर्ट देंगे, वो समझ जाएगा कौन मक्कारी कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है। तो ये अधिकारी का काम है, और जो अधिकारी का काम है वैसे ही होना मैंने आपको पहले बताया था। तो अधिकारी को सब कुछ नहीं पता होता, अधिकारी को भी नहीं पता होता और ना ही आईएएस एस्पिरेंट्स को पता होता है। जो पहली रैंक होता है ना आईएएस का, उसका जाके पीटी में रिजल्ट देखना, 100 क्वेश्चन में 50 भी नहीं आते होंगे उसको, 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते होंगे। 40 बहुत ज्यादा है, मतलब 30 आते होंगे, 10 तुक्का में सही होते होंगे 40 क्वेश्चन के आसपास पहली रैंक वाले को। तो आप क्या सोच रहे हो कि जो पहली रैंक आता है उसको सब पता होगा? ऐसा नहीं है भाई, उसको नहीं आता। 40-50% से भी ज्यादा, टॉपर्स के भी 50% नंबर ही आते हैं। और अगर सब कुछ पूछना होता तो यूपीएससी सिलेबस क्यों देता? सीधे कहता पढ़ के आओ, हम पूछेंगे, जाओ। अरे भाई, 4 पेपर हैं क्लियर जीएस के, एक ऐसे है, और पूछ रहा है यहां तक कि एक ही सवाल 5 साल से लगातार पूछ रहा है। ऐसे सोचो, अपने सिलेबस में एक ही टॉपिक से 5 साल पूछ रहा है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना महाराज, उसे इंसान चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। ठीक है? सब आता होता तो फिर भगवान ना हो जाओगे। इंसान रहो, आईएएस बनना हो तो सिलेबस दिया है यूपीएससी ने अपना, और वही सिलेबस बस पढ़ना है, उससे ज्यादा ना इधर ना उधर। समझ में आई बात? आपको जो पढ़ना है वो सिलेबस दिया गया है। अगर सब कुछ आना चाहिए तो फिर सिलेबस नहीं होता, लेकिन अगर यूपीएससी ने सिलेबस दिया है तो मतलब सब कुछ नहीं जानना आपको। क्लियर? ये बात तो सुनी होगी ना गांव में। हाँ भैया, बिना कोचिंग के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, ये सुना होगा। कहां सुना है? कोचिंग में। क्योंकि आप पूछने गए कि भैया कोचिंग से एग्जाम निकलता है? हाँ। क्यों? क्योंकि उनको तो फीस चाहिए। अब आप किसी से पूछोगे भैया तुम पागल हो, वो कहेगा हाँ। ऐसा तो नहीं है कि वो कह देगा हाँ पागल हो। किसी से पूछोगे उसी के बारे में। अब पाकिस्तान से पूछो पहलगाम में तुमने अटैक किया है, तो कहेगा हाँ किया है, ये बताओ। अरे तो हम किससे पूछना है? समझ में आई बात की नहीं? तो भैया अगर कोचिंग में पूछोगे तो यही बताएगा कि कोचिंग करना जरूरी है। हाँ, थोड़ी घुमा फिरा के बताएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोचिंग के बिना भी निकलता है, लेकिन कोचिंग करने से बहुत अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि थोड़ी तो एक्टिंग वो भी करेगा ना, लेकिन अंत में वो पीछे से चीजें समझा देगा आपको कि कोचिंग जरूरी है। कोचिंग नहीं सही जरूरी, डायरेक्शन जरूरी है।
मैं तो कहता हूं कि कुछ कोचिंगें ऐसी हैं कि वहां एडमिशन करा दो तो 2 साल रिजल्ट नहीं आएगा उसका। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं। अगर आप 3-4 ऐसी कोचिंग है और मैं लिख के दे सकता हूं, मैं कराओ एडमिशन, पहले तो 2 साल सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, फिर 1 साल उसको भूलने में लगेगा, 3 साल तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है भाई। जब वर्ल्ड हिस्ट्री जो 5 नंबर का आना है उसको 2 महीने पढ़ा रहे हो, और एथिक्स जो 250 नंबर का आना है उसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पढ़ा रहे हो, और ऐसे जिसमें 140 नंबर आ सकते हैं उसको पढ़ा ही नहीं रहे हो। सोचो, जाना खुला चैलेंज है, दिल्ली की किसी भी कोचिंग में चले जाना जिसको आप पॉपुलर कोचिंग कहते हो, पूछना ऐसे की क्लास कितने दिन चलती है, 5 या 10 दिन, जबकि नंबर ऐसे में कितना आ सकता है 140। अब पूछना वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास कितनी चलती है, 1 महीना, उसमें कितना नंबर आएगा, 5 नंबर मैक्सिमम आएंगे। सोचो 5 नंबर में 1 महीना और 140 नंबर में 10 दिन, वो भी बहुत रेयर, वो भी नहीं होगा, बता देंगे, लेकिन वास्तव में बच्चों से पूछना कि कितने दिन ऐसे की क्लास चली। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, मजा आता है तो पैसा देने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम तो मजा ही लेने आए हैं दिल्ली। समझ में आ रहा है? साफ सी बात है, पूरा फ्रॉड चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 500-600 की भीड़ में आप कहां से पढ़ लोगे भाई? तो ये बात समझ में आ गई। हाँ, आजकल नई चीजें चली है, कुछ मेंटोरिंग ये सब, ठीक है, अब कुछ अच्छी भी है, कुछ अच्छी जगह भी है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे टीचर है जो 10, 15, 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना है, और ये मैं एक एवरेज माइंड के बच्चे के लिए बात बोलता हूं। अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हैं और आपको किसी मेंटोर की जरूरत नहीं, तो शायद आप की बात अलग हो, लेकिन जो एक सामान्य परिवार का बच्चा है जिसको शुरू में कुछ नहीं पढ़ा, जिसने अच्छी स्कूलिंग नहीं की, उसके लिए चीजें अलग होंगी, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस। और मुझे लगता है 30 से 40% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो कहीं कोचिंग नहीं करते। यहां तक कि मैं 50% जानता हूं कि ऑप्शनल की कोचिंग करते हैं, नो डाउट ऑप्शनल की कर लेते हैं, पर जीएस की कोचिंग कहीं नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जीएस की कोचिंग ना करने वाले ज्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। ठीक, तो मैं ये कहूंगा ऑप्शनल करते हैं, है ना। मैं हर चीज इसलिए तोड़ तोड़ के बता रहा हूं कि मेरी बात का आप गलत मतलब मत निकाले, है ना। वन कैन नॉट क्रैक एग्जाम विदाउट अटेंडिंग कोचिंग एग्जाम। मैंने आपको बता दिया सच्चाई क्या है। कोचिंग द्वारा फैलाया गया माया जाल है भाई, कोचिंग की फीस चलेगी वही है ना, उन्हीं का उससे बिजनेस चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं ऑप्शनल की कोचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत टेक्निकलिटी होती है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। कोचिंग जरूरी नहीं है, आपके पास खूब पैसा हो आप आराम से कर सकते हैं, आपको घूमने का शौक हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं, बस आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिले। और अगर कोचिंग से रिजल्ट आना होता ना, तो एक कोचिंग के सारे बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए, कम से कम 15 तो होने चाहिए ना। लेकिन सिलेक्शन तो कभी देखते हो कि यार जामिया इस्लामिया से हो रहे हैं, कॉलेज से हो रहे हैं, आईआईटी रुड़की से हो रहे हैं 10-10 एडमिशन। तो समझ जाओ कि रोल इकोसिस्टम का है, माहौल का है, रोल कोचिंग का नहीं है। आपको एक हॉस्टल है, उसमें एक ही बैच के सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 साल में, है ना। आप जीतो एक हॉस्टल है, आप देखोगे कि वहां 1 और 2 बैच के लगभग 80% बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में हो रहे हो। कुछ आईएएस आईपीएस, ज्यादातर आईएएस आईपीएस ही हैं, लेकिन बाकी भी हुए हैं। तो कोचिंग नहीं है, वो का इकोसिस्टम है एक। तो सिलेक्शन कोचिंग से अगर होते तो सारे बच्चे हो रहे होते, लेकिन सिलेक्शन कोचिंग से नहीं होते, सिलेक्शन स्किल से होते हैं। स्किल खुद की डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये सब समझ लेना बहुत अच्छे से कि सेल्फ स्टडी का कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कोचिंग आपको वो बताती है जो अच्छा लगता है, जो अच्छा होता है वो नहीं बताती, क्योंकि जो अच्छा होता है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करोगे तो आपको बुरा लगेगा, आप कहोगे कोचिंग खराब है। जैसे मान लो मैं आपको एक कठिन फॉर्मूला बता दूं, आप कहोगे नहीं ये खराब टीचर है। क्यों? क्योंकि समझने में दिमाग लगाना पड़ा। लेकिन वही दूसरा टीचर आए बहुत सरल बता दे आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है
है ना। जैसे मान लो दो पेंटिंग है, एक पेंटिंग में बहुत दिमाग लगाना हो, एक बिल्कुल सिंपल सी बनी हो, घास चरता हुआ घोड़ा, आप कहोगे ये बहुत अच्छी है घास चरता घोड़ा, क्यों? क्योंकि आपके पास क्षमता ही नहीं है उसको समझ पाने की, तो आप उसको गाली देने लगे, क्या पेंटर है बेवकूफ, कुछ भी बना दिया। अरे वो बेवकूफ नहीं है, आप बेवकूफ हो, आप उसके लेवल पे आ ही नहीं पा रहे हो। और यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखोगे ना तो उसने साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि मुझे अगर क्वालिफाई करना है तो इंफॉर्मेशन बॉक्स मत बनो, इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स लाओ, और इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स खुद के पढ़ने से आते हैं। क्लियर? वन शुड गो टू दिल्ली फॉर द कोचिंग एग्जाम, एक ये भी है। आजकल तो चलो ऑनलाइन वाला भी नया कल्चर चल गया है। अगर दिल्ली से एग्जाम होते तो सारा सिलेक्शन दिल्ली से होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन तो हर जगह से हो रहे हैं। और आज की डेट में जब डिजिटल हर चीज हो गया है तो कहीं भी दिल्ली इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता दूं, इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है एक छोटा सा ग्रुप। अगर आप अपने गांव में हो ना, और गांव में भी 3-4 लोग अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो दिल्ली से बेहतर जगह है वो। और अगर आप दिल्ली में हो और आप पढ़ बेवकूफों के साथ रहे हो, तो आपके गांव से बदतर हालत है वो। तो दिल्ली और गांव इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 4 से 5 अच्छे लोग। और कैसे लोग? जिनसे आप कुछ सीख सको। ऐसा नहीं कि आप 4 मूर्खों के बीच में चले गए और खुद को हीरो समझ रहे हो, खुश हो, है ना। समझ में आई बात? तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि गांव और शहर नहीं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है छोटा सा इकोसिस्टम। आप 4 अच्छे लोग मिल जाओगे, वो दिल्ली बन गया। दिल्ली में और कुछ नहीं है। दिल्ली में मैं 6 साल रहा, 2 साल में रहता था एसएससी के बच्चों के बीच में, मैं खुश रहता था कि मैं यूपीएससी कर रहा हूं, देखो निकाला, ये खुश पीटी निकल गया, और खुश रहता था। लेकिन 2 साल बाद मुझे एक मित्र के द्वारा एक अच्छे ग्रुप में जाने को मिला, फिर मुझे पता चला हे भगवान, सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूं, मुझे को कुछ नहीं आता अभी। फिर पता चला कि अब मेरी तैयारी है शुरू हो रही असली। समझ में आ रही बात कि नहीं? मैं कूप मंडूप रहना नहीं है, तो समझ में आ गया। फिर मैंने तैयारी देखी, तो दिल्ली में मैं रहा हूं 6 साल, लेकिन 3 साल मान लो बिना अच्छे दोस्तों के, 3 साल अच्छे दोस्तों के। दोस्त तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त तो वाकई वही अच्छे थे ना, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग जरूरी है जिनका हमसे अच्छा नॉलेज हो, हमारे साथ अच्छे से रहें, हमें सिखाएं। ठीक? ओनली आईआईटी एमबीबीएस क्रैक एग्जाम ऐसा है? तो देखो ये बात तो सही है कि आईआईटी और एमबीबीएस के जो लोग होते हैं, है ना, वो एग्जाम ज्यादा निकालते हैं। अब इस बार जो पहली रैंक है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, तो कई लोग कहेंगे नहीं नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी निकलता है। तो पहली बात तो एक रैंक आ गई, ठीक है, लेकिन संख्या तो ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसमें कितना रोल था ये पहले पता करो, ठीक है। और तुम्हारे डिपार्टमेंट का है कि वो साइंस का है, साइंस मतलब यही चीज, आईआईटी एमबीबीएस या साइंस एड। बात यहां अप्रोच की चल रही है ना। सबसे मेन चीज है अप्रोच। इन लोगों का जो अप्रोच होता है वो एनालिटिकल और क्रिटिकल होता है, चापलूसी वाला नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव वाला नहीं होता। तो ये सच्चाई है कि इनका एग्जाम निकलता है, उसमें कोई दो राय नहीं। क्यों निकलता है? इस कारण नहीं कि आईआईटी और एमबीबीएस में पढ़ते हैं, इस कारण निकलता है कि इनके पास एक बेहतर इकोसिस्टम होता है, आसपास अच्छे लोग रहते हैं, इनके पास किसी चीज को पढ़ने का एक बेहतर तरीका होता है, ठीक है, इनके पास क्रिटिकल माइंडसेट होता है। अगर वो माइंडसेट आप भी बैठ के गांव में बना लो तो आपका भी निकलेगा। आईआईटी और एमबीबीएस कोई शर्त नहीं है, शर्त है पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका। पानीपत का युद्ध हुआ और आप पढ़ रहे, पानीपत के युद्ध में 1000 लोग मरे, इतनी भारी तलवार, ये सब हो, इससे नहीं। पानीपत का युद्ध क्यों हुआ और आज तक उसका क्या प्रभाव है, ये आईआईटी और एमबीबीएस का अप्रोच है, क्रिटिकल है, एनालिटिकल। तो ये अप्रोच अगर आप अपने गांव में भी कर रहे हो तो आपका निकलेगा। आप अपने सबसे खराब कॉलेज में बैठ के भी ऐसे पढ़ रहे हो तो निकलेगा एग्जाम, है ना। और दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हो कि पानीपत के युद्ध में खून की नदियां बही, तो नहीं निकलेगा। तो कॉलेज से नहीं, पढ़ने के तरीके से निकलता है। तो ये मिथ है। हाँ, दिखने में सच्चाई लगेगी पर वास्तव में ये मिथ है। आप जैसा भी चाहो सीख सकते हो, ठीक। अलॉन्ग ड्यूरेशन 5 to 10 years इज द मोस्ट फॉर द क्रैकिंग एग्जाम। देखो मैं इसको बहुत क्लियर बता दूं कि 5 से 10 साल ज्यादातर लोगों के लग जाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम को तभी आप निकाल सकते हो जब इस एग्जाम को समझो।
और अगर आप इस एग्जाम को खुद समझोगे, खुद निकालोगे तो 4 से 5 साल लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर, अच्छा गाइड करने वाला मिल गया तो ये आपका एग्जाम 2 से 3 साल में निकल जाता। हाँ, लेकिन 2 साल तो मिनिमम चाहिए, कोई इंसान इसे 2 साल से कम में नहीं निकाल सकता। अगर कोई बोल रहा है तो या तो आप उसकी बात प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हो। जैसे कई लोग कहते हैं अरे मैंने तो केवल 1 साल में ये एग्जाम निकाला, लेकिन जो उस एग्जाम की जरूरत थी वो बहुत पहले से पढ़ रहा था। वो अलग की यूपीएससी के नाम पे नहीं पढ़ रहा था। जैसे मान लो मैं बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और मेरा जीएस बहुत अच्छे से तैयार है, अब मैं 6 महीने पढ़ के निकाल दूं तो वास्तव में तैयारी मैं बचपन से कर रहा था। तो इस एग्जाम को निकालने में गाइडेंस का रोल है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा तो आप 3 साल में निकाल सकते हो। 3 साल मिनिमम लगेगा, 2 साल की तैयारी, 1 साल का रिवीजन। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जिस घर से भी कोई सेलेक्ट हो जाता है उसके छोटे भाई बहन पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, पहले और दूसरे में। ये क्यों? गाइडेंस। एक सेलेक्ट हो गया, उसने तुरंत अपने भाई बहन को सही गाइडेंस दे दिया। तो अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा ना तो आपको 3 साल में निकल जाएगा। हाँ, आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो वो सही इंसान हो, वो नॉलेजेबल हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, और दूसरी चीज आपको सही बताने की उसकी नीयत हो। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये मिलना। क्या क्या? सही नॉलेज और इंटेंशन। कई बार बहुत नॉलेजेबल लोग हैं लेकिन उनका इंटेंशन पैसा कमाना है तो नहीं दे। लेकिन सगे भाई बहन क्या होते हैं, ये दोनों जो सगे भाई बहन सेलेक्ट हो गए, जैसे टीना डबी सेलेक्ट हो गई, अब अपनी छोटी बहन के लिए तो इंटेंशन प्योर है, नॉलेज है ही है, उसने रिया डबी का पहली अटेम्प्ट में। अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो सारा रोल क्या है? मेंटोरशिप का, सही डायरेक्शन का। देखो एग्जाम ऐसे है ना, एक डेस्टिनेशन है। अगर आपको सही रास्ता पता है तो आप 3 साल में पहुंच जाओगे। हाँ, आपकी किस्मत खराब है, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया तो देर हो सकती है, वो एक अलग चीज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप 10 साल घूमते रहो वहीं, फिर पहुंचोगे तो जब पहुंचोगे तब पहुंचोगे, तुक्का लगेगा फिर वो। तो सारा रोल किसका है? प्रॉपर कैंडिडेट नीड टू स्टडी फॉर 16 से 18 घंटे, है ना। मतलब आप बनने गए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बन गए बुक कलेक्टर। वास्तव में आप ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 लोग युद्ध लड़ रहे हैं और एक 90 किलो की तलवार लेके युद्ध लड़ रहा है और एक 20 किलो की तलवार लेके युद्ध लड़ रहा है, तो आपको पता है कि 90 किलो वाला उठा ही नहीं पाएगा। उसके पास तलवार तो होगी 90 किलो के लिए, लड़ नहीं पाएगा, हार वही जाएगा, क्योंकि उसके लिए तलवार क्या हो जाएगी? बर्डन। जबकि जिसके पास 20 किलो की या 10 किलो की तलवार होगी वो ज्यादा अच्छे से लड़ लेगा। तो हम सब इंसान हैं, हम सबका दिमाग 6 से 7 घंटे ही काम करता है। अगर हम 10-14 घंटे पढ़ने लगेंगे ना तो वही होगा कि वो दिमाग हमारे लिए बर्डन बन जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो, पहली बात तो कोई 16 घंटे दुनिया में नहीं पढ़ सकता, 18 घंटे, ठीक है। और 16-18 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं काम करेगा। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एक पढ़ने की तैयारी है, ये गधों का एग्जाम नहीं है कि 16 घंटे पढ़ लो। सवाल 16 घंटे से नहीं है, सवाल है कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, इसका एक तरीका होता है। अगर आप वाकई अच्छे से पढ़ रहे हो तो 7 से 8 घंटे मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे। क्लियर हो गई बात? आप 45 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ सकते बैठ के, ये तय है। क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि पढ़ने के बाद याद कितना रहा, और वो भी सिविल सर्विस के लायक कितना याद रहा, फैक्चुअल नहीं। तो ये सब मिथ है, निहायती बकवास बातें। 16 से 18 घंटे कोई पढ़ भी नहीं सकता। जैसे घर वाले नहीं, अरे 18-18-16, अरे कुछ नहीं भाई, 6 घंटे। उस पढ़ाई का क्या मतलब जो किसी काम की ना हो? किताबें खोलने को पढ़ाई नहीं कहते। किताब तो मैं 24 घंटे खोल सकता हूं, पढ़ाई कहते हैं उस किताब को अपना नॉलेज बनाना। समझ में आई बात? जैसे मैंने पढ़ाई की कोई चीज, तो वो पढ़ाई नहीं हो, उसको मैं अपने उदाहरण में समझूं, अपने जीवन से जोड़ सकूं, वो पढ़ाई है यूपीएससी के लिए। तो पढ़ाई कम करना है, सोचना ज्यादा है। तो ये बात दिमाग में बैठा लो, ये पढ़ाई के एग्जाम नहीं है, इस एग्जाम को सोचना है। ये कैसे सोचा जाएगा इस पे हम बात करेंगे। और फिर रही बात बुक कलेक्टर की, तो इस पे तो मुझे हंसी आती है, लेकिन अब चूंकि जब मैं आपको मिथ बताता हूं ना
तो मैं ही अपना जीवन देखता हूं शुरुआती टाइम का, जब मैं उस मिथ को सच्चाई समझता था। जैसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मेरा शुरुआती समय था, अरे ये मैगजीन ले लो, ये मैगजीन ले लो, ये मैगजीन ले लो, कई तरह की मैगजीन, न्यूज़पेपर, अरे ये भी किताब ले लो। ये शुरुआत का समय था जब मैं तैयारी कर रहा था 2013-14 का। 2016-17 की बात बताऊं तो वास्तव में न्यूज़पेपर के अलावा कोई मैगजीन काम नहीं आती। न्यूज़पेपर मोर देन सफिशियंट होता है। फिर समझ में आया कि एग्जाम किताबों का नहीं, क्यों? क्योंकि वास्तव में हम सब एक से लोग हैं। जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें याद हो सकती है उतनी मुझे याद हो सकती है। तो 10 किताबों का कोई मतलब नहीं है, बस किताब अच्छी हो, एक हो। समझ रहे हो? किताब खरीदने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में मैं आपको फिर बता रहा हूं, किसी भी अच्छे स्टूडेंट से मिलना, उसके घर जाना, आपको देखना बहुत सारी मैगजीन फैगजीन नहीं मिलेगी, बहुत लिमिटेड किताबें मिलेंगी। क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम है ना, वो कॉन्सेप्ट का एग्जाम है, इंफॉर्मेशन का नहीं। और सीधे वैसे भी किताब से क्वेश्चन नहीं आती। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि ये किताबों का एग्जाम नहीं है भाई। अगर नोट्स से सिलेक्शन हो रहा होता तो जो कोचिंग सबसे ज्यादा नोट्स दे रही है उस कोचिंग के सब बच्चे सिलेक्ट हो जाने चाहिए। अगर किताबों से हो रहा होता तो एक किताब या एक नोट से हो जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। अगर कोचिंग के नोट्स से सिलेक्शन होता ना, तो कोचिंग कभी नोट्स को बाहर मार्केट में नहीं आने देती। क्योंकि भाई कोचिंग चल रहा, उसे भी पता है कि ये सब केवल दिखावटी चीज है, दो लोग को खुश रखो। क्योंकि तैरना किताबों से नहीं आता, तैरने के लिए कूदना पड़ता है। वैसे इस एग्जाम के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, और किताबों का काम नहीं है उसमें, आपका काम है, आपके दिमाग का काम है। और इस तरह से हमने समझा कि सिविल सर्विस एग्जाम में क्या मिथ है और क्या रियलिटी है। इन सब बातों को सोचना, समझना, ये सब बातें किताबी दुनिया की बातें थी। अब इसे आप अपना व्यवहारिक बनाना, और शायद आपके जीवन में कुछ और मिथ हो, कुछ और रियलिटी हो, आप उसको बताना। और जैसे मैंने हर चीज के पीछे ना एक उदाहरण, एक फैक्ट दिया है, वैसे ही आपको बताना है। मैंने बस ये नहीं बोल दिया कि बुक नहीं रखनी, मैंने उसके पीछे रीजन बताया कि स्किल्ड का एग्जाम है, स्किल्ड का मतलब सीखना। जैसे मैंने आपको तैरने वाला एग्जाम्पल बताया था, 100 किताब रख लो तैरने की, लेकिन तैरना तभी सीखोगे जब खुद नदी में उतरोगे। तो किताबें सजाने से एग्जाम नहीं निकलता। अगर निकलता होता तो सारे किसी एक कोचिंग के नोट्स से सारा एग्जाम निकलता। पहले था यूपीएससी जो था वो कुछ नोट्स ओरिएंटेड था, लेकिन 2013 के बाद संस्था ने पूरी तरह से खुद को बदला है, और 2026 के बाद तो और बदल देगा, और किताबों का रोल कम हो जाएगा, अच्छी किताबों का रोल रह जाएगा, है ना। अच्छी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स का रह जाएगा, मूवी का रोल रह जाएगा। मूवी देखोगे तो भी आप बहुत सीखोगे, लेकिन आप जो नोट्स लेने जा रहे हो कलरफुल, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो उम्मीद है कि ये भी सेशन आपको बहुत शानदार लगा होगा, और ना लगा हो तो फिर आपकी कमी है, क्योंकि आपको शानदार चीजें समझ में ही नहीं आती। थैंक यू। ठीक।